मिले हैं। पहले प्रश्न है, मौसम वेदर से क्या तात्पर्य होता है? वेदर क्या होता है आपके सामने? लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है या फिर वेदर कहा जाता है। मतलब बहुत लंबे समय तक जो मौसम की दशाएं होती है उसको वेदर कहा जाता है। प्रतिदिन बदलने वाली वायुमंडलीय दशाओं को डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहा जाता है। एवरेज रेनफॉल ऑफ 100 ईयर, 100 सालों की औसत वर्षा को, और पृथ्वी की जलवायु क्षेत्र को। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। दोनों को समझो। जलवायु होती है दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं, मतलब बहुत लंबे समय तक। जैसे राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है, उरे क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, वर्षा कम होगी। सुनो ना। और मौसम क्या को रखो, मौसम तो थे आज ऐ पूछो आज मौसम क्या को है? मौसम क्या पूछो आज मौसम क्या को है? बोलो आज तो बारिश हुई है। बोलो काल क्या को? बोलो काल गर्मी रहेगी। सुनो, तो मौसम हर रोज बदलता रहता है। हर रोज क्या है? जो हर रोज जो वायुमंडल में बदलने वाली जो दशाई होती है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आपके सामने वेदर के नाम से जाना जाता है। जो वक्त के साथ हर दिन बदलने वाली जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, उसी को हम वेदर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? दिन ब दिन जो आपके सामने वायुमंडल में, आपके सामने जलवायु में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम वेदर के नाम से जानते हैं। और जो मौसम होता है आपके सामने, वो हर रोज बदलने वाले, मतलब जो एक लंबे समय तक लगभग 20-30 सालों का आपके सामने वायुमंडल का एवरेज प्रदर्शन को देखा जाता है। चलिए अब आगे जलवायु देखो, क्लाइमेट का आगे ना, एक दिन का मौसम, डे फॉर वन डे, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक जो किस तरीके का मौसम देखने को मिलता है, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट किसको कहा जाता है? मैंने आपको अभी बताया था, बहुत ही लंबे समय तक किसी एक स्थान की जैसी जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? उसको क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही। एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक कहीं की जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, उसको जलवायु कहते हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस कौन सी है? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन तो हमारे मनुष्य है ना, उसके जीवनदायिनी गैस है, जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। नाइट्रोजन है, वो पेड़ पौधों के बहुत ज्यादा काम आती है, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी बात नहीं कि नुकसानदायक गैस है। अगर पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैस नहीं हो ना, तो हमारा जो पृथ्वी है ना, उस पर रहने लायक तापमान ही नहीं बच पाई। कैसे? अब देखो जैसे कि आप चंद्रमा पे चले जाओ, वहां का दिन का तापमान 200, 150, 100 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है ना, और रात का तापमान आपको 100-150 माइनस में चला जाता है। इतना अंतर आता है, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं और ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। तो यही चीज आपके सामने देखने को मिलती है। जो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज होती है, ये क्या करती हैं? जो सूर्य की जो विकिरण पृथ्वी पर आती हैं, इनको ये अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर बांध लेती हैं। इसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज होती हैं। इनका काम ये होता है, सूर्य की किरणें आती हैं, इनको लगभग तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो पृथ्वी पे आती है उनको कुछ अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं उस तापमान को, जिससे पृथ्वी का तापमान है वो एक लिमिट तक ही बढ़ या घट सकता है। समझ में आ गया? अगले वाला, अब क्या होता है, पहले तो एक फिक्स मात्रा में थी, जितनी चाहिए थी उतनी, इसीलिए क्या था, पृथ्वी का तापमान है ना, वो आपके सामने नियंत्रित रहता था। लेकिन अब समय के साथ क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में छोड़ी गई, जिसके वजह से क्या होगा, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आपके सामने जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया। तो ज्यादा मात्रा में जो सूर्य किरण अवशोषित करी गई, तो ज्यादा मात्रा में पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। चलिए अगले वाला प्रश्न है, द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज? वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होता है? क्या होता है वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव? किसके कारण होता है? सबसे पहले ग्लोबल कूलिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एसिड रेन ओनली की वजह से, अर्थ की वजह से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से देखने को मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किस चीज की वजह से? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है कि पूरी दुनिया है ना, उसके तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? पूरी दुनिया उसके तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग है, उसके नाम से जाना जाता है। चलिए
The enhanced greenhouse effect trap more heat and rise the earth temperature. वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक उष्मा को रोकता है और पृथ्वी के तापमान बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी नहीं है इसमें से? ऑक्सीजन नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। बाकी मीथेन भी है, अच्छे से इन नामों को याद कर लेना। नाइट्रोजन ऑक्साइड जरूर है। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जरूर है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है। तो ये सारी है भाई, चाहे इसमें मीथेन हो गई, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी की सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपके सामने कोई भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? नॉर्थन इंडिया को, नॉर्थ भारत को, साउदर्न इंडिया को, दक्षिण भारत को, ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत को, और आपके सामने अंडमान द्वीप को। तो इनमें से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ किसको प्रभावित करता है? अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर, वहां पर जो सर्दियों का मौसम होता है ना, तो वहां पर क्या होता है? उधर की साइड में थोड़ा गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है। ठीक है, तो हवाएं क्या आपकी पता है गर्म से ठंडी की तरफ चलती हैं। कहां चलती हैं? गर्म से ठंड की तरफ प्रभावित होती हैं। तो अब क्या होता है, भारत महाद्वीप है, यहाँ पे जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है, तो वहां पर क्या होती है, जो गर्म हवाएं हैं वो अपने साथ पानी को अवशोषित करती हैं और इधर की साइड में बहती हैं और अपने साथ भूमध्य सागर से पानी उठाकर लेकर आती हैं और भारत के अंदर वर्षा करती हैं। अब जो नवंबर दिसंबर जनवरी में जो बरसात होती है उसको किसके नाम, खास करके दिसंबर जनवरी में जो बरसात होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ या मावट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है भाई? मावट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर के कारण होता है, उत्तरी भारत के कारण होता है। और घटना कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले वाला है, वन मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, वैश्विक तापमान का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान क्यों देखने को मिलता है? समुद्र तल में वृद्धि, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन ग्लेशियर्स एंड रिड्यूसिंग इन रेनफॉल एवरीवेयर। तो आपके सामने वैश्विक तापमान का एक क्या नुकसान है? सी लेवल राइज, समुद्र तल में लगातार वृद्धि होना। क्या होना? समुद्र तल में लगातार वृद्धि होना। आप कहोगे सर समुद्र तल में वृद्धि कैसे होगी? देखो, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है ना वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देंगे। क्या होगा? पृथ्वी का जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जो ग्लेशियर है अलग अलग प्रकार के, ये लगातार पिघलना शुरू कर देंगे और ये पिघलकर क्या करेंगे? नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचेंगे। तो इससे क्या उनका तापमान है वो उनका स्तर है वो जल स्तर बढ़ेगा। अब उनका जल स्तर बढ़ने से क्या नुकसान होगा? तो सर जी मेरे तो राजस्थान वाला मान के मतलब है, लेकिन सोचो ऐसे बहुत से द्वीप है जिनके चारों तरफ क्या है? द्वीप होते हुए हैं जिनके आसपास समुद्र है। अब द्वीप ज्यादा बड़े नहीं होते ऐसे कि राजस्थान के बड़े बड़े होते हैं, नहीं, वो उनकी सीमा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितनी होती है। अब जैसे जैसे उनका तापमान समुद्र का लेवल बढ़ता चला जाता है, वो पहले 30 किलोमीटर का द्वीप था वो सिमटकर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और कई तो ऐसे द्वीप है जो पूरी तरीके से समुद्र में ही विलीन हो गए हैं। समझ में आ गया? तो इस वजह से समुद्र तापमान और उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्र तल में वृद्धि, जिसके कारण अनेकों द्वीप हैं वो समुद्र के अंदर क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें, सी लेवल राइज मेनली बिकॉज ऑफ, समुद्र तल में बढ़ने का एक मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में जो आपके सामने बढ़ने के पीछे कारण क्या है? पहला है आइस मेल्टिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियंस, है ना, हिम पिघलना और महासागरों का तापीय प्रसार, केवल भूकंप, केवल ज्वालामुखी और पवन की गति। जहां पर केवल शब्द दिख जाए ना, मैंने आपको पहले भी करवाए हैं इन प्रश्नों को, वो प्रश्न लगभग गलत होते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। लगभग प्रश्न मेरी पीडीएफ से ही देखने को मिलेंगे। हिम का पिघलना मैंने आपको पहले बता दिया, समुद्र तल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो ग्लेशियर है ना वो पिघल जाते हैं और उनका पानी समुद्रों में पहुंच जाता है। और आपके सामने या फिर कोई एक महासागर है जिसका तापमान क्या था भाई? कम होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या पानी लगभग आपके सामने, जब पानी ठंडा होता है तो वो आपको पता है ना, पानी जब ठंडा होता है तो उसके जो प्रसार या वर्षार में फर्क पड़ता है। इसके वजह से आपके सामने क्या है? तापीय प्रसार की वजह से भी जो समुद्र तल है उसके बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो देखने को मिलता है। चलिए कथन वाले प्रश्न, स्टेटमेंट फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द ग्लेशियर मेल्टिंग,
वैश्विक तापमान हिमनदों को के पिघलने को बढ़ाता है। क्या करता है? ग्लेशियर, जो ग्लोबल वार्मिंग वो किस चीज को बढ़ाती है? ग्लेशियर मेल्टिंग को बढ़ाती है। किस चीज को बढ़ाती है भाई? ग्लेशियर मेल्टिंग को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। पिघलते हिमनद खुद समुद्र तल को बढ़ाने में योगदान देते हैं। बिल्कुल देते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो मैंने पहले बताया कि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? समुद्र तल आपके सामने बढ़ेंगे। और समुद्र आपके सामने तल क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं। और ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? वैश्विक तापमान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। पहला स्टेटमेंट वैसे, वेदर चेंजेस डेली, मौसम प्रतिदिन बदलता है। बिल्कुल, मौसम प्रतिदिन बदलता है। जलवायु हर घंटे बदलती है। बिल्कुल गलत है। जलवायु बहुत लंबे समय तक एक समान रहती है, फिर उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट वो सही है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं भाई, यहाँ पे तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट बी जो सेकंड है वो एकदम गलत है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, वैश्विक तापमान विश्व भर में बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो पूरी दुनिया में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि यूरोप में जहां तापमान आपके सामने 25-30 डिग्री लास्ट रहा करता था, वहां का तापमान 40 डिग्री तक चला गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही सिर्फ आपके सामने, जहां पर भारत, पाकिस्तान, चाइना और आपके सामने भारत जैसे देश रहते हैं, इन पर ही वैश्विक तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। सभी देशों पर प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बाहर आने वाली उष्मा को रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रीन हाउस गैस है वो बाहर आने वाली उष्मा को रोक सकती हैं, है ना? बिल्कुल रोक सकते हैं भाई। ग्रीन हाउस गैसेज जब उनका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था ना, सूर्य की किरणें जो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी से बाहर जाती है उनको अपने अंदर अवशोषित करती हैं और उससे तापमान में बढ़ोतरी करने का काम करती है। तो कथन फर्स्ट है वो भी सही है, उसका कारण भी सही है, और ये जो कथन दिया गया है इसके पीछे ये जो कारण दिया गया है वो भी एकदम सही है। तो इसका पीछे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका एकदम। चलिए देखो प्रश्नों को अलग अलग तरीके से, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े ना, इसके लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर आए हो। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने के कम चांसेस रहते हैं, तो एमसीक्यू टाइप में लगभग आएंगे, ऐसे भी आ सकते हैं। आपको अच्छे से तैयार करके जाना आपको हर चीज को, है ना? कई क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। कई क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह बिल्कुल सही है, और इसके पीछे सही रीजन के पीछे सही कारण भी है। चलिए मैच ऑफ द फ्लोइंग की बात करें। वेदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म कंडीशन, मतलब जो वेदर तो आपके सामने जिसको मौसम बोला जाता है, मौसम क्या रहता है? एक दिन का, है ना, घंटे भर का, इस हिसाब से देखा जाता है, छोटे पीरियड का देखा जाता है। क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु होती है जिसको बहुत ही लंबे समय तक का मापन किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और सी लेवल किसके वजह से बढ़ता है? आइस मेल्टिंग के वजह से बढ़ता है। तो सारे ऑप्शन एक दूसरे के सापेक्ष में एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक तटीय गांव में समुद्र तल बढ़ने के कारण बार बार बाढ़ आ रही है। क्या हो रहा है? आपके सामने एक तटीय क्षेत्र है जहां पर लगातार समुद्र तल के बढ़ने से बार बार बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? उसके पीछे क्या कारण है? वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है भाई उसके पीछे कारण? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ऐसा हो रहा है कि एक जो गांव है, तटीय गांव है, वहां पर लगातार समुद्र तल के बढ़ने से बाढ़ देखने को मिल रही है। चलिए, Which of the following is the best way to reduce the greenhouse gas emission? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या है? जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग? बिल्कुल नहीं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं आपके सामने? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना? इन सब का अगर ज्यादा प्रयोग करोगे तो ज्यादा मात्रा में धुआं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, है ना? और जितनी मात्रा में जाएगी उतना ही ज्यादा जो वैश्विक तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। अगले वाला है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करना। ये बिल्कुल सही है आपके सामने। क्यों? क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा कौन से होते हैं? जैसे कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगर इनका कोयला नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, तो इनसे क्या आपके सामने जो ऊर्जा की खपत के लिए आपको ऊर्जा भी मिल जाएगी और पृथ्वी के तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। वनों की ज्यादा कटाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वन है वो खींचते हैं। जो पेड़ आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम सोखी जाएगी, तो इससे भी मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। अधिक कोयले को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में फैलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। चलिए
जलवायु परिवर्तनशीलता, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से क्या तात्पर्य होता है? क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से क्या तात्पर्य होता है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन क्लाइमेट ओवर टाइम, है ना? केवल दैनिक मौसम में परिवर्तन होना, केवल स्थायी जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी घूर्णन में परिवर्तन नहीं। आपके सामने जलवायु परिवर्तन का अर्थ ये होता है समय के साथ जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन, शॉर्ट टर्म वेरिएशन देखने को मिलता है। जो जलवायु होती है उसमें कुछ समय के साथ जो परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आपके सामने शॉर्ट टर्म चेंजमेंट है वो देखने को मिलते हैं भाई इसके अंदर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है वो आपके सामने बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए एविडेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज? इनमें से कौन सा आपके सामने ऐसा है वो किसका उदाहरण है, जलवायु परिवर्तन का प्रमाण है? पहला है वैश्विक तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि और उपयोग सही। तो इनमें से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन का एक प्रमाण क्या होता है भाई? जलवायु परिवर्तन किस चीज से होगी? क्या वैश्विक तापमान है, जो पूरी पृथ्वी का जो तापमान है इसमें वृद्धि होने से जलवायु परिवर्तन होता है? बिल्कुल, ये भी उदाहरण होता है भाई। जलवायु परिवर्तन यही तो है। पहले के समय आपके सामने क्या है, बारिश सही टाइम पर हो जाया करती थी, लेकिन आजकल नहीं होती है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर आपके सामने एकदम सूखा ही पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के ही उदाहरण है। तो वैश्विक तापमान की वजह से भी होती है, हिमनदों का पिघलना भी इसी का अंतर्गत आता है और समुद्र तल में वृद्धि भी इसी के अंतर्गत आती है। तो उपयोग सही है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीनों के तीनों ऑप्शन इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। बढ़ता तापमान, हिमनदों का पिघलना तथा समुद्र तल में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के ही कुछ प्रमुख प्रमाण के रूप में हम जानते हैं। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, साइक्लोन जनरली डेवलप, क्या होता है साइक्लोन है वो किस वजह से डेवलप होता है भाई? चक्रवात सामान्यतः कहां बनते हैं? पहला ऑप्शन है गर्त महासागरीय जल में, वार्म वाटर ओशियन वाटर्स के अंदर, पर्वतों के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर और ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर। तो चक्रवात कहां पर बनते हैं आपके सामने? चक्रवात हमेशा गर्म महासागरीय क्षेत्रों में बनते हैं। कहां बनते हैं? गर्म महासागरीय जल में बनते हैं, जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं जहां पर बनती हैं वहां पर आपके सामने एक क्या है, लो पॉइंट बन जाता है, जिसके वजह से जो चक्रवात है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गर्म महासागरीय जल के अंदर ही चक्रवातों का निर्माण होता है। अगले वाला प्रश्न है, टोरेंडो क्या होता है? क्या होता है आपके सामने एक टोरेंडो? टोरेंडो क्या होता है? टोरेंडो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वायलेंटली रोटेटिंग कुलाम ऑफ एयर, तेजी से घूमने वाला वायु स्तंभ, भूकंप का प्रकार, जलवायु विस्फोट या फिर एक बाढ़। तो किसका होता है आपके सामने टोरेंडो? आपके सामने इसमें एक गलत है भाई, आपके सामने टोरेंडो एक गलत नहीं, सही है एकदम। क्या होता है? आपने भूल वो देखा होगा ना, ऐसे सर्द गर्मियों के मौसम में राजस्थान में जो टिल्ले होते हैं ना, आपके क्षेत्र में भी देखा होगा, वहां पर एक गोल 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 घूमता चला जाता है। देखा होगा ना, भूल भुलैया, जो हमारे साइड में तो उसको भूल भुलैया टाइप ऐसे बोला जाता है। वो एकदम मिट्टी का एकदम गोल 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 बनता है, फिर ऊपर की तरफ उठ जाता है। उसके साथ कोई थैली हो गई आपके सामने, कोई कचरा हो गया, वो अपने साथ उड़ाकर लेकर चला जाता है ना। अपने तो वो छोटा होता है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो अमेरिका वगैरह है ना, वहां पर बहुत खतरनाक बनते हैं वो। उसके अंदर अगर बड़ी से बड़ी कार आ जाए तो वो भी उड़ के चली जाए, इतनी जोरदार आते हैं। समझ में आ गया? तो तेजी से घूमने वाला वायु स्तंभ, वायु का एक आपके सामने गोल चक्कर जैसा बनता है, ऐसा बनता है। समझ में आ गया? एकदम ऐसे बनेगा और ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, हीट वेव। हीट वेव्स आर मेनली कॉज वेव। तो हीट वेव कैसे क्यों प्रोड्यूस होती है भाई? हीट वेव आर मेनली कॉज टू, हीट वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? अत्यधिक उच्च तापमान, भारी वर्षा, हिमपात और तेज भूकंप। तो हीट वेव कैसे होते हैं? अत्यधिक तेज तापमान की वजह से। आजकल आपने हीट वेव का नाम खूब सुना होगा। गर्मियों के मौसम जैसे आता है तो क्या दिखाया जाता है? हीट वेव का रेड अलर्ट। इसका रेड अलर्ट दिखाया जाता है भाई, हीट वेव का रेड अलर्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो अब ये होता क्या है हीट वेव? जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है? जब पृथ्वी का बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो उस तापमान बढ़ोतरी को, या उस तापमान बढ़ोतरी के कारण जो वायु है ना, हवा, वो एकदम गर्म हो जाती है। और जब वो आपके सामने बहुत तेजी से चलती है तो उसी को क्या कहा जाता है? हीट वेव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? लू है ना, लू को भी खतरनाक रूप है, वो हीट वेव से के रूप में जाने जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक उच्च तापमान। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात सामान्यतः गर्म महासागरों के ऊपर बनते हैं। बिल्कुल, ये मैंने पहले ही बताया है। चक्रवात हमेशा कहां पर बनते हैं? गर्म महासागर होते हैं ना, वहीं पर बनते हैं।
ठंडे महासागर चक्रवात बनने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके सामने ये बिल्कुल गलत है। ठंडे महासागरों में इतनी ऊर्जा नहीं होती है जितने गर्म महासागरों में होती है, तो हमेशा गर्म महासागरों में ही ये चक्रवात बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करें, 22 नंबर प्रश्न की। हीट वेव इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। लू मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, लू मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लू निर्जलीकरण का जोखिम कम करती है। हीट वेव रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। बिल्कुल गलत है, डिहाइड्रेशन को तो बढ़ाती और है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कौन सा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने एकदम करेक्ट है। तो इसका क्या होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन जलवायु बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी का में जो ऊर्जा का जो संतुलन होता है वो जलवायु को मेंटेन करने पर आवश्यक होता है। आने वाली सौर ऊर्जा और बाहर जाने वाली उष्मा का संतुलन आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन जलवायु बनाने के यही अर्थ है जो मैंने आपको पहले बताया था ना। पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आती हैं और वो आधी तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, बाकी की जो ग्रीन हाउस गैसें है उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेती है। तो पृथ्वी का जलवायु इसीलिए बनती है क्योंकि वो जो सूर्य की जो तापमान की जो किरणें है ना उनको अपने अंदर ट्रैप करके रख लेती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आने वाली सौर ऊर्जा को बाहर जाने वाली उष्मा में संतुलन आवश्यक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर रह जाएंगी तो भी नुकसान और ज्यादा मात्रा में चली जाएंगी तो भी नुकसान। एक संतुलन जरूरी है। तो एकदम कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है और एक कथन के लिए एकदम सही कारण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर कंप्लीटली एक्सप्लेन द ए। आर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। चलिए अगले वाला प्रश्न है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। मानव गतिविधियां वैश्विक तापमान बढ़ा रही है। बिल्कुल सही बात है। जो मानव गतिविधियां उससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। बिल्कुल निकलती हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही है भाई। मानव गतिविधियां, इंसान ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे छोड़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है भाई, पूरी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। बात बिल्कुल सही है। और जीवाश्म ईंधन जलने से ग्रीन हाउस निकलती है। बिल्कुल जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसेज है वो निकलती हैं। जैसे कोयला जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे तो इससे क्या होगा, CO2 जैसी गैसेज है, खतरनाक गैसेज है वो निकलती हैं। तो कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है और सही कथन के लिए सही कारण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। अर्थ एनर्जी मेनली कम्स फ्रॉम। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सन, मून, वोल्केनोज, ओशियंस। तो क्या है भाई, पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज। क्या है, सूरज सबसे मुख्य रीजन है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, क्योंकि पृथ्वी पे जो सूरज है उसकी ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, जो सारे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है भाई आपके सामने। अगला प्रश्न, विच एक्सट्रीम वेदर्स इवेंट इज एसोसिएट विद द रोटेटिंग विंड। कौन सी चरम मौसमी घटना घूमती हुई हवाओं से संबंधित होती है। तो कौन सी आपके सामने चरम घटना है जो रोटेटिंग विंड से संबंध रखती है, किससे संबंध रखती है, रोटेटिंग घूमती हुई हवाओं से अपना जो संबंध है वो रखती है। तो मैंने घूमती हुई हवाओं से संबंधित किसको बताया था, टोरेंडो को। किसको बताया था, जो टोरेंटो होता ना उसका काम ही यही होता है आपके सामने, जो क्या करता है आपके सामने, जो घूमती हुई हवाएं उससे एक बुलबुलैया टाइप बनाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो टोरेंटो इसका एकदम सही एग्जांपल है कि किसका, जो आपके सामने घूमती हुई मौसमी घटनाओं से संबंधित इसी का संबंध देखने को मिलता है। चलिए अगला वाला प्रश्न है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट वेरिएशंस इज मेनली ड्यू टू। मानव जनित जलवायु परिवर्तनों के पीछे प्रमुख कारण क्या रहता है, मानव जनित जलवायु परिवर्तनों के पीछे कारण क्या रहता है भाई आपके सामने। ऑप्शन ए औद्योगिक गतिविधियां, ऑप्शन बी बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन में क्या है, अनेक प्रकार के जो आप मनुष्य जो गतिविधियां करता है, क्या करता है, मनुष्य जो अनेकों प्रकार की गतिविधियां करता है ना, इसके वजह से भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जीवाश्म ईंधनों का जलना, अलग अलग प्रकार के जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इनको जलाते इसके वजह से फैलता है। वनों की कटाई की वजह से फैलता है, किसकी वजह से, वनों को काटते हो ना तो इससे जो CO2 उसकी मात्रा जो पहले जितनी सोख ली जाती थी पृथ्वी पर उतनी नहीं सोखी जाती है, तो इसकी वजह से बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए बी सी तीनों एकदम करेक्ट है। चलिए साइक्लोन है, साइक्लोन कहां पैदा होते हैं भाई, वार्म वाटर में। कहा, जो गर्म पानी होता है ना, जो क्या होता है वार्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है, वहीं पर आपके सामने हमेशा साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। टोरेंडो क्या होता है, रोटेटिंग एयर कॉलम।
क्या होता है, एकदम घूमता हुआ आपके सामने, एकदम घूमता हुआ क्या होता है, हवा का गुबार जैसा होता है। हीट वेव किसके वजह से प्रोड्यूस होती है, हाई टेम्परेचर। हीट वेव किसके वजह से प्रोड्यूस होती है भाई, बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से पैदा होती है। एनर्जी बैलेंस, इनकमिंग और आउट, एनर्जी बैलेंस क्या होता है आपके सामने, जितनी मात्रा में सूर्य की ऊर्जा आ रही है और जितनी मात्रा में जा रही है उसके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी। तो आपस में ये सारे ऑप्शन ठीक है। चलिए, एक शहर में 2 सप्ताह तक अत्यधिक तापमान रहने से निर्जलीकरण और लू के मामले बढ़ गए हैं। ए सिटी एक्सपीरियंस द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर फॉर द 2 वीक कॉजिंग द डिहाइड्रेशन एंड हीट रिलेटेड इलनेस। क्या दिखाया गया आपके सामने, एक शहर में 2 सप्ताह से अधिक आपके सामने क्या है, बहुत ज्यादा तेज गति से हीट वेव चल रही थी। क्या चल रही थी, बहुत ज्यादा तेज गति से हीट वेव चल रही थी। इसके वजह से निर्जलीकरण आपके सामने जो डिहाइड्रेशन और हीट रिलेटेड इलनेस के मामले बढ़ गए हैं। किसके वजह से बढ़े भाई, हीट वेव के वजह से। किसके वजह से बढ़े, हीट वेव के वजह से। जहां पर आपके सामने डिहाइड्रेशन का नाम देखने को मिल जाए, निर्जलीकरण का और लू का मामला देखने को मिल जाए, वहां पर क्या आएगा आपके सामने, हीट वेव वाला ऑप्शन है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। वैज्ञानिक महासागरों के बढ़ते तापमान, हिमनदों को पिघलना और चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो महासागरों का लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, हिमनद है जो आपके सामने वो लगातार पिघल रहे हैं, और मौसम की जो घटनाएं हो रही है वो किसके वजह से आ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। किसके वजह से हो रही है भाई, क्लाइमेट में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से सब घटनाएं देखने को मिल रही है। मौसम पूर्वानुमान का कोई लेना देना नहीं, मौसम परिवर्तन का भी कोई लेना देना नहीं है, सूर्य ग्रहण का भी कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। तो महासागर लगातार पिघल रहे हैं, मौसम में कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं किसी किसी जगह बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, बादल फट जाते हैं, उस वजह से बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पर एकदम सूखा ही पड़ रहा है, बिल्कुल ही मौसम में आपके सामने क्या है, जो तापमान है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, जलवायु में परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। चलिए, अगले वाले है आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल। क्या होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन है वो आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म है भाई, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये जो संस्थान है ये डब्ल्यूएमओ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, यूएनपी इन 1988 टू एक्सेस द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो इस संस्थान की स्थापना इसके लिए की गई थी ताकि जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी के जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पृथ्वी के जो जलवायु के परिवर्तन में मापन करने के लिए। समझ में आ गया कैसे जो पृथ्वी है उसमें जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, हम उन कारणों पर कैसे आपके सामने कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन सब चीजों को सुलझा सकें, इन सब चीजों पर आपके सामने रिसर्च करने के लिए आईपीसीसी नामक संस्थान का निर्माण किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है भाई। चलिए, अगले वाला है यूएनएफसीसी वाज अडॉप्टेड इन, यूएनएफसीसी का आपके सामने कब उस संस्थान का निर्माण कराया गया, 1992 में। कौन सी संस्थान है, यूएनएफसीसी जो संस्थान है उसका निर्माण कब कराया गया भी आपके सामने, 1992 में इस नामक संस्थान है उसका निर्माण कराया गया। यूएनएफसीसी वाज अडॉप्टेड बाय द अर्थ समिट हेड इन रियो डी जेनेरियो 1992। तो रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर यूएनएफसीसी नामक संस्थान है उसका निर्माण कराया गया। अच्छे से समझ लेना, ये अर्थ सबमिट हुई थी, इसमें क्या है, पृथ्वी में उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी उसके अंदर जो ओजोन लेयर है उसकी परत में छिद्र देखने को मिल रहा था, है ना, इसके वजह से यूवी रेडिएशन सीधी पृथ्वी पे आ रही थी, तो इसीलिए अर्थ सबमिट है उसको किया गया। या और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही थी, इसके ऊपर भी आपके सामने खूब चर्चा की गई, इसके लिए यह देखने को मिलता है रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर, यहीं पर आपके सामने यूएनएफसीसी नामक आपके सामने को अपनाया जाता है। चलिए, अब ये जो संस्थान है यूएनएफसीसी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना, स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन। जो पूरी की पूरी पृथ्वी है इस पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन सी गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी मात्रा को कंट्रोल रखना,
क्या करना, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी मात्रा को पूरी पृथ्वी पे कंट्रोल रखने का काम किसका, आपके सामने यूएनएफसीसीसी नामक जो संस्थान है वो इसी चीज पे लगातार रिसर्च करता रहता है, इसी चीज पर लगातार अध्ययन करता रहता है कि कैसे भी जो अपनी पृथ्वी है इस पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी मात्रा है वो कंट्रोल रहे, इससे ज्यादा आपके सामने ना बढ़े। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है भाई। चलिए अगले वाला प्रश्न है, अडेप्टेशन का अर्थ क्या होता है, जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को उनके अनुसार स्वयं में डालना, प्रदूषण बढ़ाना, वनों की कटाई करना और कोयले को जलाना। तो अडेप्टेशन क्या होता है, आपके सामने जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों के अनुसार स्वयं में डालना। ठीक है, जैसे जैसे आपके सामने जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उनको उन्हीं के अनुसार डालना। मतलब जैसे भाई अब ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो अब मनुष्य को खुद को ऐसे खुद को बनाना पड़ेगा कि वो क्या करे, आपके सामने खुद को ना, आपके सामने जो जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उन जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के हिसाब से खुद को अच्छे से ढाल सके। समझ में आ गया, गर्मी में ज्यादा तापमान को सहने की आदत डाले। माइग्रेशन रेफर टू, माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है भाई, पलायन बोलते हैं इसको। मिटिगेशन, सॉरी मिटिगेशन क्या होता है, रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। मिटिगेशन किसी भी चीज को कम करने के लिए को कहा जाता है, क्या होता है, किसी भी चीज को जब अपन कम करते हैं तो इसको मिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। अब मिटिगेशन किस चीज का करेंगे, तो अपन ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हीं को कम करने की बातचीत होगी। किस चीज की बातचीत होगी भाई, ग्रीन हाउस गैसेज को कम से कम है वो उत्सर्जित किया जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीसीसी कंडक्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी नामक संस्थान है वो जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आकलन करती है। बिल्कुल सही कथन है भाई आपके सामने। आईपीसीसी सभी देशों के लिए कानून बनाता है, नहीं नहीं इसका कोई काम नहीं है कानून वगैरह बनाने का, इसका काम सिर्फ इतना ही है कि क्लाइमेट चेंज में कितना अंतर हो रहा है उन सभी चीजों को अच्छे से मापा जाए, उन सभी चीजों पर अच्छे से रिसर्च की जाए, उन्हीं सब चीजों को अच्छे से अध्ययन किया जाए, बस। इसके अलावा कोई कानून वानून बनाने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही भाई, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले वाला है, मिटिगेशन हेल्प रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज। समन जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है आपके सामने। अगर अपन क्या करेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन डीजल, इन जैसी जो चीजें होती हैं इनको कम से कम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे इनको कम से कम प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो पृथ्वी पर कम फैलेंगे। क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज है वो पृथ्वी पर कम फैलेंगे और कम मात्रा में अगर ग्रीन हाउस गैसेज फैलेंगे तो आपके सामने क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन है वो कम देखने को मिलेगा। ये ग्रीन हाउस गैसेज को उत्सर्जन को भी कम करता है, बिल्कुल कम करता है ना। ग्रीन हाउस गैसेज का भी कम, CO2 कम, अगर भाई गाड़ी कम चलाओगे तो CO2 कम जाएगी, उठे जाओगी, वातावरण में कम जाएगी, और वातावरण में CO2 कम जाएगी तो आपके सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पे क्यों नहीं होगा। तो कथन फर्स्ट भी सही है, उसका सही कारण है, और सही कथन के लिए सही कारण भी दिया गया है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। बिल्कुल सही कथन है, उसके पीछे सही कारण है और सही कथन के लिए सही कारण है वो दिया गया है। चलिए, विच ह्यूमन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देती है, कौन सी देती है, जीवाश्म ईंधनों का दहन करना, वृक्षारोपण करना, वर्षा जल का संचयन करना और जैविक खेती। तो क्या होता है आपके सामने, जीवाश्म ईंधनों का दहन करना, क्या करना, जो अलग अलग प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना उन ईंधनों को दहन करने को आपके सामने जो जलवायु परिवर्तन होता है ना उसमें सबसे ज्यादा योगदान देती है। क्यों, आपको पता है भैया आपके सामने जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, क्या होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कि आपके सामने कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इनको जलाते हो, इनको जलाने से तुरंत क्या होता है, जो पृथ्वी है उस पर आपके सामने जो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो गैसेज वो पृथ्वी में फैलती हैं और इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो देखने को मिलता है, इससे क्लाइमेट चेंज भी होता है। चलिए, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन बढ़ाती है क्योंकि है, जो वनों की कटाई होती है इससे जो पृथ्वी है उस पर जलवायु परिवर्तन है बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन सिंक करने का काम करती है, वर्षा बढ़ाती है, तापमान घटाती है और जैव विविधता को बढ़ाती है। तो वनों की कटाई से क्या होता है,
कार्बन सिंक कम करती है। कार्बन सिंक क्या हो गया, आपको पता है पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों का यही काम होता है, जो पृथ्वी है उस पर आपके सामने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखते हैं अपने अंदर, क्या करते हैं उसको अपने अंदर सोख लेते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ये सोखते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब पेड़ों की मात्रा कम हो रही है, गाड़ी ज्यादा बढ़ रही है, उद्योग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ तो पृथ्वी में हमारे गतिविधियों की वजह से बढ़ रही है, दूसरा हम पेड़ों को भी काट रहे हैं, तो उनको सोखने वाली चीजें भी कम हो गई है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। LULUCF क्या होता है, LULUCF क्या होता है आपके सामने, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, क्या होगा आपके सामने, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी। देखो LULUCF क्या होता है, आप कितनी जमीन का प्रयोग कर रहे हो, लैंड यूज है ना, और लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट्री मतलब भूमि, जैसे पहले एक गांव था है ना, एक गांव में पहले क्या था 10 घर थे और उसके आसपास बड़ा सा जंगल था। अब 10 लोगों के आपके सामने उनकी जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, अब उस गांव में 50 लोग रहने लगे, और आसपास का जो जंगल है ना उसको पहले आधा से ज्यादा काटकर वहां पर रहने लगे, तो क्या हुआ लैंड यूज बढ़ा, क्योंकि भाई रहने के लोगों को मकान चाहिए, खेती करने लग गए है ना, तो इसके वजह से आधा जंगल उन्होंने काट लिया। तो यही दिखाया गया है कि कितनी जो भूमि की जरूरत बढ़ती है उसके वजह से जो आपके सामने जो फॉरेस्ट वन होते हैं उनमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, LULUCF के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, LULUCF के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज मेनली थ्रू, कृषि जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः किस चीज में योगदान देती है, भाई आपके सामने मीथेन उत्सर्जन में, केवल ऑक्सीजन उत्पादन में, पवन ऊर्जा उत्पादन में, वर्षा जल संग्रहण में। कृषि, देखो कृषि जलवायु परिवर्तन में क्या देती है, देखो कृषि से जितने उत्पादन होते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने धान की खेती बोई और उसको काटी, या गेहूं की खेती बोई और उसको काटा, अब उसमें जो पराली निकली अब वो आपके काम की नहीं है, आपने क्या कर दिया उसको खेत में ही जला दिया, तो क्या तो वैसे तापमान में मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगी, या फिर आपने क्या कर दिया उस पराली को जलाकर नहीं पृथ्वी पर ऐसा कैसा छोड़ दिया सड़ने के लिए। तो जब कोई भी प्राकृतिक चीजें सड़ती है ना, चाहे गोबर हो गया चाहे पेड़ों की पत्तियां होगी, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस भी क्या करती है भाई, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। तो इससे क्या होगा, मीथेन उत्सर्जन देखने को मिलता है कृषि उत्पादकों से। चलिए अगले वाला ऑप्शन है, परिवहन मुख्यतः उत्सर्जित होता है, ट्रांसपोर्टेशन मेनली इमिट्स, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है आपके सामने, ज्यादा मात्रा में आपके सामने जो गाड़ी चलेंगी तो इससे क्या होगा आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पृथ्वी में बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पृथ्वी में बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, CO2 की मात्रा है वो पूरी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके सामने बढ़ती हुई दिखाई देती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, क्या होता है जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप से किस चीज पर प्रभाव पड़ता है। पहला आपके सामने फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन और ऑल ऑफ अबाउ। तो क्या होता है आपके सामने फूड सिक्योरिटी पर किस चीज पर प्रभाव पड़ता है आपके सामने, आपकी खाने की चीजों पर, आपकी एग्रीकल्चर पे, आपके मत्स्य पालन पे, फूड सिक्योरिटी पर। तो सभी की सभी चीजें ना जलवायु परिवर्तन कैसे भाई, पहले आपके खेत में 10 गेहूं की बोरियां होती थी, अब टाइम पर बरसात ही नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती है, तो वही उत्पादन 9 बोरी तक आ गया, तो भी नुकसान हो गया आपका, कृषि को नुकसान है। मत्स्य पालन, मछली पालन में भी पृथ्वी से क्या होता है आपके सामने, जो समुद्र है उसका तापमान बढ़ता है, तो मछलियां भी उतनी ब्रीडिंग वगैरह नहीं कर पाती। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, पर्यटन और खेल। तो इनमें से कौन सा होता है भाई, एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि अगर आप एक बात सोचो, एग्रीकल्चर इस तरीके से होता है, बाढ़, ज्यादा बरसात हो गई तो भी एग्रीकल्चर को नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान, बे टाइम मतलब बेमौसम की बरसात हो गई तो भी एग्रीकल्चर को नुकसान। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो किन पर पड़ता है भाई, आपके सामने एग्रीकल्चर पर ही पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है भाई, एग्रीकल्चर है उनके ऊपर ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। सबसे पहले क्या करता है आपके सामने, लैंडफिल में मीथेन का उत्सर्जन करना, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, वर्षा का विनिमय करना, और आपके सामने दूसरा ऑप्शन क्या सही होगा, लैंडफिल होते हैं, इसके वजह से क्या होता है मीथेन का उत्सर्जन होता है, मतलब जो पेड़ पौधे पत्तियां आप
आपने डाल रखे हैं, उससे क्या होती है, जो वो गलती है सड़न होती है उनके अंदर, तब क्या आता है, मीथेन का जो उत्सर्जन है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आईपीसीसी क्या है, क्लाइमेट असेसमेंट को, है ना, क्लाइमेट को जो आपके सामने आईपीसीसी नामक संस्थान है, उसका काम क्या है, वो जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसका मापन करती है। यूनिसेफ का क्या होता है, क्लाइमेट के अंदर जो कन्वेक्शन है, क्लाइमेट कन्वेक्शन, उसको ध्यान रखती है। एडेप्टेशन क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार खुद में बदलाव करना। मिटिगेशन क्या हो रहा है, जलवायु जो आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज उनको कम से कम उत्सर्जित किया जाए। चलिए, ए विलेज प्लांट थाउजेंड ऑफ ट्रीज टू ऑब्जर्व एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एक गांव वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए हजारों पेड़ लगाता है। तो इससे क्या हो रहा है आपके सामने, इसके वजह से मिटिगेशन कम हो रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रदूषण फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा, वनों की कटाई को लेना देना नहीं, शहरीकरण से भी कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या होता है, हजारों पेड़ लगा दिए गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखेंगे, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, अनियमित वर्षा के कारण किसान सूखा रोधी फसलें अपनाते हैं। बिल्कुल, जो अनियमित वर्षा के कारण जो किसान सूखा रोधी फसलों का अपनाते हैं, किसका उदाहरण है, अडेप्टेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अडेप्टेशन का। जैसे पृथ्वी के वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, इस वजह से आप खुद के अंदर भी बदलाव करना जरूरी होता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, अडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है, अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। Which of the following is the best long-term strategy to reduce the climate change? जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सर्वोत्तम दीर्घकालीन रणनीति क्या होती है, नवीनीकरण ऊर्जा का वनीकरण करना। क्या करना, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब ऊर्जाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, ए मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन इज, सतत जलवायु कार्रवाई का सबसे उपयुक्त मीटिंग द प्रेजेंट नीड वाइल प्रोटेक्टिंग फ्यूचर्स जनरेशन एंड रिड्यूस द क्लाइमेट रिस्क। तो इसका क्या होगा, आपके सामने सतत का क्या होगा, वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की, ये सतत जलवायु वाला प्रश्न आएगा कि आप अपने जो जरूरतें हैं उनको इस हिसाब से प्रयोग करो कि आगे आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लाइमेट चेंज का पूरा पेपर का जो एमसीक्यू है उनका रिवीजन मैंने करा दिया है। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लें।